कि क्या ये डाकुओं का पाकिस्तान होगा या नया पाकिस्तान बनेगा। मियां साहब ने कौम से वायदा किया, मगर आज वायदा खिलाफी करते हुए उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुस्तफी नहीं हूँगा। हमारी लड़ाई उस करप्ट अंसर से है जो पाकिस्तान के सिस्टम को अपनी कुर्सी के बचाने के लिए दांव पर लगाने का इरादा है। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, 10 जुलाई को पनामा JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद एक लफ्ज़ जो बार बार सुनने को मिल रहा है वो है इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। आज जो अपोजिशन की जो मुश्तरका इजलास था अपोजिशन की जमातों का, उसमें भी ये मुतालबा दोहराया गया कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्तफ़ी हो जाएँ। और जबकि जो काबीना का इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ उसमें भी, और आज जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी इस जो फ़ैसला है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तफ़ी ना होने का, इस फ़ैसले की तौसीक़ की गई। और वज़ीर-ए-आज़म का ये मौक़िफ़ है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अदालत में जाके अपने केस जो है वो उसे भरपूर तरीके से लड़ेंगे और डिफेंड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो साजिश का एक बार बार मुस्लिम लीग नून दोहरा रही है कि साजिश हो रही है उनकी हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए, ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और बात होगी आखिर में उस ख़त की जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ अरकान पार्लियामेंट को मौसूल हुआ है भारत की जानिब से, जिसमें चीन से मुतल्लिक़ कुछ बदगुमानियाँ और CPEC मनसूबे को नाकाम बनाने से मुतल्लिक़ कुछ कोशिश की गई है। इस ख़त की हकीकत क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो एक रिपोर्ट आई JIT की, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास और आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दोबारा से तौसीक़ हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब के उस मौक़िफ़ की कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो बेहतर ना होता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुस्तफ़ी होकर एक आम यानी कि MNA या फिर एक आम शहरी की हैसियत से वो जाते JIT के सामने हाई मॉरल ग्राउंड पर, तो उसके बाद वो क्लियर होके आएँ, दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठ जाएँ। समर, ये कौन सा दुनिया का असूल है कि अगर आप ये TV का शो कर रहे हैं तो मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दूँ और आप अपना TV का शो छोड़ दें, या कोई भी शख्स किसी मनसब पर है मैं उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दूं और उसे कहूँ कि चूँकि मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया आप अपना ओहदा छोड़ दें। ये तो फिर जो भी मुखालिफ है वो हर किसी को हटाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा देगा और उसे कहेगा आप अपना ओहदा छोड़ दीजिए। असल बात यह है कि हमारी पार्टी का इजलास हुआ, कल काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में वकला ने बहुत तफसील के साथ JIT रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। ये बात अब खुद मीडिया के अंदर पोस्टमार्टम होना शुरू हो गया है JIT की रिपोर्ट का, जिसको हमने शुरू में कहा था जब ये अभी रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि जिस अंदाज में JIT की तश्कील हुई है, जिस अंदाज में JIT ने खुद को कॉन्डक्ट किया है, इससे सियासी तासुब की बू आ रही है, इसके पीछे कुछ वेस्टेड एजेंडा नज़र आ रहा है। और हमारी उन तहफ़्फ़ुज़ात और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो रिपोर्ट आई उसके अंदर कॉन्कॉक्टेड और जेनरेटेड किस्म की फैब्रिकेटेड एविडेंस डाली गई और उसमें एक एक चीज़ों को अब खुद मीडिया डिमोलिश कर रहा है। अभी हमारे वकला ने अदालत में पेश नहीं हुए, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे एक सियासी थिएटर है। इसका मकसद हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, इसका मकसद उस इकनॉमिक जर्नी को जो हमारी कामयाबी बनने जा रहा है अगले इलेक्शन के लिए उसको सेबोटाज करना है, इसका मकसद CPEC के रास्ते में रोड़े खड़े करना है, इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो मुंतखब क़यादत है उसकी बालादस्ती को कमज़ोर करें। तो इसलिए हमारी पार्टी का बहुत पक्का फ़ैसला है कि हम इस साजिश का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदालत के अंदर इस केस को कंटेस्ट करके साबित करेंगे कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जिस पे जो करप्शन के केसेस का सामना कर रहे हैं, तो वो कैसे जो है वो कंटिन्यू करेंगे? हाई मॉरल ग्राउंड ये कोई नई बात नहीं है। बात होती है दुनिया में ऑपोजिशन हर जगह लीडरशिप के ऊपर अपने मुखालफिन के ऊपर कीचड़ उछालती है। अगर आप तुर्की की मिसाल ले लें, तुर्की के वजीर आजम के ऊपर, सदर के ऊपर उनकी ऑपोजिशन ने बड़े इल्जाम लगाए, क्या उससे जो फर्क पड़ा है एक पूरी। लेकिन इसी तरह मलेशिया के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाए गए, निज़ाम चल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ये अपोजिशन का काम है कि वो इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, इल्ज़ामात और चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड एक JIT की रिपोर्ट आ चुकी है, वो इल्ज़ामात इतने आ चुके हैं जिसे एक बड़ी तगड़ी चार्जशीट करार दिया जा रहा है। देखिए, आप मुझे बताइए कि किसी भी मुकदमे में एक थाने के अंदर कोई ज़िमनी लिखी जाए, उस ज़िमनी के ऊपर आप फैसला कर देते हैं?
अदालत में अभी चीज़ नहीं गई, और ज़िमनी की एक कानूनी हैसियत होती है मुकदमे की जो थानेदार या थाने में लिखी जाती है। इस GIT की रिपोर्ट की तो उतनी भी कानूनी हैसियत नहीं है। इसका जो एविडेंस इन्होंने सो कॉल्ड दिया है उसके ऊपर खुद लिखा है कि ये एजेंसीज़ के ज़रिए, सर्वेलेंस के ज़रिए और इकट्ठा किया गया है, जिसकी आइन और कानून में कोई हैसियत नहीं है। और दूसरे ये है कि इतना उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऐसे ऐसे फैब्रिकेटेड चीज़ें दी गई हैं कि मनपसंद के सवाल फ्रेम करके मनपसंद के जवाब लेने की कोशिश की गई है। लिहाजा आप इंतज़ार कीजिए, जब अदालत के अंदर इस पर बहस होगी तो हमारे वकला साबित करेंगे कि ये तमाम GIT की रिपोर्ट बदनीयती पे मबनी है और इसका हकाइक से ताल्लुक़ नहीं है। असल बात क्या है, हमें इस बात पे बड़ी खुशी है कि जिस कदर उनके अंदर मुखासमत थी हमसे और जितनी शिद्दत से वो हमें डैमेज करना चाहते थे, हमारे 4 साल की हुकूमत के ऊपर वो एक उंगली नहीं उठा सके। बड़ी अच्छी बात होती कि वो उस रिपोर्ट में बताते कि जी पाकिस्तान की वजारत X, वजारत Y, वजारत Z से इन्होंने इतने करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द किया और उसको दुबई ले गए, उसको लंदन ले गए। अगर पाकिस्तान में देखें ना, आप बाहर जाके जो प्राइवेट बिजनेसेस का डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, यहाँ से तो आप मुल्क से ले सकते हैं। इससे मुतालिक बात शुरू हुई, वो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक कंपनी का डॉक्यूमेंट अगले लेके आ गए, FZD कंपनी जो कैपिटल है। देखिए अब ये चीज ही आप चले इसी को रुक लें। उसमें 2006 से 2014 तक से उसमें से सैलरी ड्रा करते रहे। फिर मरियम नवाज की जो नहीं अब लेट अस टेक वन बाय वन। चले ठीक है। देखिए आपने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर की कंपनी का सबूत लेकर आ गए। GIT ने पूरी मीडिया में ये तासुर दिया कि प्राइम मिनिस्टर की कंपनी पकड़ी गई, लेकिन उसकी हकीकत क्या निकली? हकीकत ये निकली कि वो उनके बेटे की कंपनी है और उनको चेयरमैन का ओहदा उसमें इसलिए दिया गया कि वो रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। और आप यहाँ पाकिस्तान में भी देखें, जितनी कंपनीज हैं जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनती हैं, लेकिन उसमें जो चेयरमैन का ऑफिस होता है वो शेयर होल्डर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो, वो एक ऑफिस होता है। इसी तरह वहां पर भी जो उनका लॉ है उसके तहत चेयरमैन जो है वो ओनर नहीं होता, वो आप किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। सैलरी ले रहे हैं। अच्छा ये बात ये वो डॉक्यूमेंट है। हाँ जी जी, ये इसकी भी बार इसकी भी वजाहत कर दी गई। उनके बेटे ने, मैं आपसे बेसिक सैलरी 10,000 वो एक हम इसमें शो जी गई है, ये उनके वज़ीर आज़म बनने के 1 साल बाद तक इसमें ये कह रहे हैं कि वो सैलरी लेते रहे 2014 तक। जब मैं आपको ये भी अर्ज करूँ ना, उनके बेटे ने, हुसैन ने, आपने शायद सुना होगा, कल उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर GIT ये साबित कर दे कि वज़ीर आज़म ने सैलरी वसूल की है तो जो सज़ा वो चाहेंगे हमें कबूल होगी। तो उन्होंने भी तरदीद की है कि किसी किस्म की सैलरी उन्होंने ड्रॉ नहीं की। तो देखिए जो टर्म्स ऑफ ऑफिस हैं उसके अंदर अगर लिख दी जाए एक पैकेज, मैं आपको कहता हूं कि आपको मैं चेयरमैन किसी इदारे का लगाता हूं और आपको 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा, वो आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जा सकती है। लेकिन अगर आप वसूल नहीं करते तो उसका ये मतलब नहीं है कि चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई या उस एक अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिख दी गई तो आपने वसूल भी कर ली। उनका ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म ने ये वसूल नहीं की, और अगर वसूल की है तो उसका सबूत GIT पेश करे। ये तो फिर 2 ऑफिसेस रखने का मामला भी आ जाता है कि वो चेयरमैन उसके जो बोर्ड है वो कोई किसी किस्म का सरकारी ऑफिस नहीं है। FZE के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। नहीं, वो किसी किस्म का सरकारी ऑफिस नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट का ऑफिस भी नहीं है कि जो उनके इस ऑफिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता? नहीं आता। तो फिर ये जो इसको फिर यानी आप चैलेंज करने जी बिल्कुल। देखिए ये वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनको हम अदालत के सामने एक्सपोज करेंगे, और इस GIT की रिपोर्ट में इतने बड़े होल्स हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पता लग जाएगा कि ये किस पॉलिटिकल एजेंडा के साथ, अगर किसी ने धक्का करना है, अगर किसी ने ये फैसला किया है कि जुडिशल कू करना है, जुडिशल 58(2)B को जिंदा करना है, तो वो बात भी वाज़ेह हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि इस अदलिया के लिए, जिसके लिए हमने इतनी जिद्दोजहद की है, जिसके लिए हमने भी वजारतें छोड़ी, जरदारी साहब की अदालत में गए, वो डोगर कोर्ट को रखना चाहते थे, हम छोड़ के आ गए। अगर प्राइम मिनिस्टर उस दिन लॉन्ग मार्च पे ना निकलते, अपनी 3 एम्बेसडर्स ने फोन करके कहा कि आपकी जान को खतरा है, आप ना निकलिएगा, वो निकले। आज ये अदलिया अगर आज़ादी रखती है तो उसमें हमारा भी खून शामिल है, प्राइम मिनिस्टर की उसको बहादुरी का भी कुछ। ये बाकी बड़े बड़े लीडर जो जुडिशल मूवमेंट के थे वो तो घरों में नजर बंद हो गए थे उस दिन। अदलिया ने अगर कोई एडवर्स डिसीजन देना है तो वो मियां साहब का एहसान याद रखे। मैं ये नहीं कहता, नहीं किसी पे एहसान नहीं किया, वो हमने अपने लिए किया।
क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ के तहत चलना चाहिए और हमने एक ड्यूटी सर अंजाम दी है। चूंकि एक आज़ाद अदलिया के लिए हमने स्ट्रगल किया है, हम समझते हैं कि ये अदलिया आइन और कानून के ऊपर फैसला देगी, इसके अंदर फैसले किसी की सियासी पसंद नापसंद पे नहीं। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम एहसन साहब से पूछेंगे कि ये अदालती 58(2)B क्या है और क्यों ये इस्तेलाह इस्तेमाल करनी पड़ रही है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहसन साहब, एक तरफ आपकी जमात साजिश की बात करती है, दूसरी तरफ आपने गुज़िश्ता हफ्ते बल्कि हाल ही में कुछ दिन पहले आपने अदालती 58(2)B की इस तरह इस्तेमाल की। ये तो फिर सीधे सीधा आप जो इशारा वो अदलिया की तरफ कर रहे हैं कि कोई जुडिशल कू वाला आप कोई इंप्रेशन दे रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने जावेद हाशमी साहब का इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो जावेद हाशमी साहब को तलब करे, उनसे पूछे क्या हक़ाइक़ हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जावेद हाशमी साहब को कहा था कि अब जजेस के ज़रिए नवाज शरीफ हुकूमत को डिसमिस कराया जाएगा और इसलिए उसे आप मार्शल लॉ नहीं कह सकते, वो एक लिहाज से जुडिशल कू होगा। तो पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है, पूरा हमने 90 का अशरा ज़ाय कर दिया। 58(2)B की लानत जो हमारे ऊपर थी कि चंद अफराद अगर उनको एक हुकूमत की शक्ल नज़र नहीं आती थी या किसी फ़र्द को नज़र नहीं आती थी अच्छी, तो वो हुकूमत तोड़ देते थे, अवाम के मैंडेट को घर भेज देते थे। तो एक बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री है जिसके बाद हमने उस 58(2)B को आइन से निकाला। तो अब अगर एक जुडिशल तरीके से आप मुंतखब हुकूमत या वज़ीर आज़म को फारिग करने का कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे जुडिशल 58(2)B ही कहा जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई शक्ल नहीं होगी। किसके भी हस्ब पे करेंगे? इमरान खान की आप बात कर रहे हैं, बात यह कि आप अभी बात कर रहे थे कि आपने जिस अदलिया को आज़ाद किया उस अदलिया को इमरान खान कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब की पैरेलल जो है ना, मैं तुर्की में फरतुल्लाह गुलन की तहरीक से दूंगा। जैसे वो एग्ज़ाइल में हैं, वहाँ से बैठ के एक उन्होंने बड़ा अपना चेहरा रखा है रिफॉर्मर का, लेकिन वहाँ के एक पॉलिटिकल एपरेटस में उन्होंने अपने लोगों का नेटवर्क पाला है जिससे वो वहाँ की पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी तकरीबन उसी तर्ज के ऊपर कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके जो सियासी नज़रियात के हमायती हैं, चाहे वो हुकूमत के इदारों में हैं या वो सियासत के अंदर हैं, उनके ज़रिए वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करें, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपने नताइज हासिल करने के लिए मैनिपुलेशन से इस्तेमाल करें। उन्होंने धरना 1 किया, उस धरना 1 के अंदर भी मुख्तलिफ अनासर को उन्होंने इस्तेमाल किया जो मुख्तलिफ महकमों और शोबों के अंदर थे। फिर उन्होंने धरना 2 किया, वो भी नाकाम हुआ। एक लिहाज से जो ये पानामा का पूरा केस बिल्ड किया गया है, इसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे लोगों को कहती है कि जी आपकी तकरीरें बड़ी जारहाना थीं, तो इमरान खान की ये तकरीर और ये बयान कि अगर JIT ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना दिया तो मैं उनका मुहासबा करूंगा, मैं उनके खिलाफ अवाम को मोबिलाइज करूंगा, मुझे बताइए ये धमकी नहीं है? नहीं, आपने सर बात की फतहुल्लाह गुलन की, तुर्की से आपने कंपेयर किया, वहाँ तो फिर फ़ौज को इस्तेमाल किया गया था, तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि फ़ौज हमारी उसी नहीं, बिल्कुल हमारी फ़ौज को बहुत तजुर्बात हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा है। लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश है कि जो कुछ अनासर उनके हमायत रखते हैं या उनसे हमदर्दी रखते हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, वल्लाह आलम मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो प्राइवेटली या अपनी तहरीक या अपने पार्टी की सतह पे उसी मॉडल को लाना चाह रहे हैं जो फरतुल्लाह गुलन का है कि वो अदालतों के अंदर, फ़ौज के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर अपने सिंपैथाइज़र से मिलकर आइनी या गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड इक़्तिदार हासिल करें। चूँकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नाकाम हो गए, गिलगित बल्तिस्तान में बुरी तरह हारे, कश्मीर के अंदर बुरी तरह हारे। अभी ये कराची का इलेक्शन हुआ है ना, आप कराची का बाई इलेक्शन, उन्होंने कहा जी ये 2018 का वार्म अप मैच है, तो चौथे नंबर पे उनकी पार्टी आई। पेशावर के अंदर बाई इलेक्शन हारे, लोकल बॉडीज़ हारे, पंजाब के हर इलेक्शन को वो हारे। उन्हें ये यकीन हो गया है कि वो वोट के जरिए हमें शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन सर बात यह है कि अगर आप इसे साजिश कहते हैं, इमरान खान ने तो आपके खिलाफ पिटीशन दायर की है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा केस को लेकर, अगर ये साजिश है तो फिर ये साजिश तो आपने भी की है इमरान खान के खिलाफ, जो उनकी नाइली के खिलाफ, नाइली के लिए जो आपने
पिटीशन डाल रखी है वहाँ पे आपकी जमात ने। मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियरली मैसेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि आप पेश हों अपना 2013 में हमारे पास इतना भरपूर मवाद था कि हम इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करा सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये फैसला अवाम को करना चाहिए, हमें चोर दरवाजे से किसी को नाअहल नहीं कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये तो अब पनामा के बाद इन्होंने की ना। किस तरह का मवाद था वो अभी भी क्या वैलिड है? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें वैलिड है। कुछ तो अभी अदालत में ये जो उनकी पार्टी की फंडिंग है, ये सब चीज़ें तो रिकॉर्ड पे थी ना। और इसी तरह जो उनके दूसरे ये बनी गाला घर का जो सारा मवाद है, ये सब मौजूद था कि इन्होंने किस तरीके से लिया, कोई उसकी मनी ट्रेल नहीं थी, और इनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसकी रेगुलरिटीज़ के सब सबूत थे। हम इस किस्म की सियासत पर यकीन नहीं रखते, और हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासी जमात है तो उसको पॉलिटिक्स के साथ अपना केस आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, इससे आप किसी को पॉलिटिकली ख़त्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल कोड़े लगाए, ख़त्म हुई। जिस दिन जहाज़ क्रैश हुआ, उनकी भुट्टो साहब की बेटी प्राइम मिनिस्टर बन गई। पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे मिले, वो ऐसी गहरी खाई में गिरी कि अभी भी स्ट्रगल कर रही है। तो खान साहब के पास भी एक हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में। अभी आप देख लीजिए कि मैं कल उनका बयान सुन रहा था कि तब्दीली लाने के लिए अभी कुछ और अरसा चाहिए। 4 साल के बाद फरमा रहे हैं कि अभी हमें कुछ और साल चाहिए तब्दीली लाने के लिए। तो आप तो फरमाते थे कि 90 दिन के अंदर मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा, करप्शन भी खत्म कर दूंगा। पहले साल लोड शेडिंग मुकम्मल नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म का कोई बयान ऐसा नहीं है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम अपनी टर्म के अंदर करेंगे, 2018 से पहले करेंगे। और मैं आपको ये अल्लाह के फजल से कहता हूँ कि आप देखेंगे कि 2018 तक हम लोड शेडिंग पे काबू पा लेंगे, चूँकि तकरीबन 9 से 10 हज़ार मेगावाट है जो अब पाइपलाइन में है। वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं जिनका इफ्तिताह किया, कुछ अगले महीने, फिर उससे अगले महीने, फिर उससे अगले महीने। तो 2018 में हम जब अवाम के पास जाएंगे सही, तो इंशाल्लाह लोड शेडिंग पे काबू पा के जाएंगे। सर, जो इमरान खान हनीफ अब्बासी वाली पिटीशन में अगर अदालत उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करती तो फिर आप यही नैरेटिव कैरी करेंगे कि 58 भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हुए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान इक्तसादी तौर पे बहाली की तरफ जा रहा है। समर, मैं आपको कहता हूँ कि आप कराची से पेशावर, गिलगित से गवादर, किसी शहरी से पूछ लें, क्या 2017 का पाकिस्तान 2013 के मुकाबले में बदतर है या बेहतर है, या कम अज़ कम उधर ही है जो 2013 में था या उससे आगे आया। ये कोई ज़रूर कहेगा कम से कम कि जी 2 आने बेहतर हुआ है, कोई कहेगा 6 आने बेहतर हुआ है, लेकिन आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कह जी कि 3-4 सालों में मुल्क पहले से बदतर हो गया। जब मुल्क एक तरक्की की तरफ, बहाली की तरफ जा रहा है तो आम आदमी की ख्वाहिश है कि इसको डिसरप्ट ना करें, इसको चलने दें। 4 साल गुजर गए हैं, 10 महीने तो रह गए अगले इलेक्शन में। तो आप अगर इतने पहलवान हैं और आपके पास इतना कोई नया पाकिस्तान है जिसका आपने खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहरा किया है, हकीकत तो यह है कि वहाँ पर उस नए पाकिस्तान का कोई रोशनदान या खिड़की भी नज़र नहीं आती। तो आप लेट पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक तरफ अपोजिशन का बढ़ता हुआ दबाव है कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, जबकि प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ है कि वो अदालत में अपना केस लड़ेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्या हिकमत अमली होगी प्राइम मिनिस्टर की? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहसन साहब, अपोजिशन, मुश्तरका अपोजिशन का इजलास हुआ आज, उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि जो इस्तीफ़े के मामले को लेकर दबाव बढ़ाया जाएगा। इजलास भी वो रिक्वेजिशन कर रहे हैं कौमी असम्बली का। तो किस तरह से इस सारी सूरत हाल को आप टैकल करेंगे? खुर्शीद शाह ने भी ये कहा है गुज़िश्ता रोज़ के काबीना में अगर प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े की बात हो जाए तो फिर उन्हें इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए। देखिए, इसका कोई जवाब नहीं बनता। अपोजिशन तो ये मुतालबा पहले दिन से ही कर रही है। इमरान खान साहब 2014 से नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो 2015 में भी कर रहे थे, वो 2016 में भी कर रहे थे, वो 2017 में भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2018 में, जैसे मैंने कहा, उसमें इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर होगा। उस वक्त खान साहब अकेले थे, अब उनके साथ दीगर अपोजिशन की जमातें भी हैं। दीगर जमातें नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही। हाँ, नए इलेक्शन का वो बाद में, वो बाय द वे वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में क्लैरिफाई कर दिया था कि हम नया इलेक्शन नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, किसी और को ले आए। ये सब इनकी चालाकियाँ हैं। इमरान खान साहब बड़ी चालाकी के साथ जो असल एजेंडा है उसको अभी तक डक कर रहे हैं, उसकी तरफ नहीं आ रहे। 2013 से लेकर आज तक इन्होंने हमारी ज़िंदगी अजाब की हुई थी कि जी इलेक्शन में धांधली हुई।
हमने पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी से इनकी कोई संजीदगी नहीं। और ये बात भी मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात हैं उन्हें मुकम्मल करने के लिए कम से कम 6-7 महीने दरकार हैं, चूँकि उसमें बहुत सारी कानून साजी होनी है, उसके अंदर आइन के अंदर तरामीम करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको इंतज़ामी इस्लाहात करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको पोलिंग स्टाफ की तरबियत करनी पड़ेगी नई चीज़ों में, उसके लिए आपको नया मटीरियल डेवलप करना पड़ेगा। ये 6-8 महीने का फुल फ्लैज्ड काम है जो होने की ज़रूरत है। हम इनको बार बार कहते हैं कि आप ये सड़कों पे और ये दूसरे ड्रामे जो सियासी करते हैं वो करने की बजाय खुदारा अगले इलेक्शन को पुरअमन रखने के लिए, शफाफ रखने के लिए आइए, बैठ के उस इलेक्टोरल रिफॉर्म एजेंडे को फाइनल करें। क्योंकि अगला इलेक्शन जब भी होगा, अगर ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी आप फिर इलेक्शन हार के वो धांधली रोएंगे। बिल्कुल। तो असल जो एजेंडा जिसकी पाकिस्तान को अब जरूरत है वो ये है कि हम सब बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एजेंडे को फाइनल करें जल्द से जल्द। ठीक है। क्योंकि इस पर अगर हमने अमल दरामद करना है तो उसके लिए कम से कम 6 से 8 महीने दरकार है। ये नहीं है कि आपने असेंबली में बिल पास किया तो ठक वहां से हर चीज सिस्टम ठीक हो जाएगा। एहसन साहब, प्राइम मिनिस्टर को क्या ये सूट करता है कि वो अपोजिशन के दबाव में आकर वो इस्तीफ़ा ना दें, बल्कि अदलिया में जाके नाअहल होकर वो सियासी शहीद बने? क्या उन्हें सूट करता है कि वो जाके फिर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ करें पॉलिटिकली? ये वाइज मूव होगी क्या? इस वक्त इस्तीफ़ा देना तो मैं समझता हूँ सियासी खुदकशी है, क्योंकि जब उसका जवाज़ नहीं, जब आप समझते हैं कि GIT ने एक बिल्कुल ही बददियानती के साथ रिपोर्ट बनाई है और अपोजिशन जिसके पास इतनी नशस्तें भी नहीं हैं, जिनको लोगों ने इलेक्शन में मुस्तरद किया है और हर इलेक्शन में लोग हमें इतमाद दे रहे हैं, तो एक ऐसी हुकूमत जो अवाम का तायद भी रखती हो अल्लाह के फजल से, तो वो ऐसी बिला वजह एक स्टॉर्म इन द कप, प्याली के अंदर तूफ़ान के आगे डक कर जाए या सरेंडर कर जाए, तो ये फ्रैंकली मुमकिन नहीं है। अब हमने अवाम के उस मैंडेट, हम आंसरेबल किसे हैं? हम इमरान खान साहब को जवाब दें? हम इमरान खान को जवाब दे नहीं है, हम अपने वोटर को जवाब दें कि जिसने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज किया और वो उससे तवक्को रखता है कि वो अपनी टर्म मुकम्मल करे और अपने एजेंडे को मुकम्मल करे। उसी अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट को भी जवाब दे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ कुछ अगर चीज़ें आ गई तो मैं बिल्कुल खामोशी से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। तो फिर वो भी उन्हें रिमाइंड कराया जा रहा है कि खिलाफ आए तो उसके ऊपर जाएंगे ना। अगर उनके खिलाफ झूठ का पलंदा पेश कर दिया जाए तो उस झूठ के पलंदे पे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये जो आप जो चैलेंज करने जा रहे हैं इसको, GIT की रिपोर्ट को, क्या फ्रेश बेंच के सामने आप जाएंगे? चूँकि एतराज़ात तो आपके जो हैं वो जजेस से मुतल्लिक भी हैं कि सिसरीन माफिया आपको करार दिया, तो क्या एक फ़्रेश बेंच आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त डालेंगे कि फ़्रेश बेंच बनाया जाए, 5 रुकनी हो या फिर बड़ा बेंच हो, या फिर इसी बेंच के सामने आप अपने एतराज़ात लेकर जाएंगे बावजूद अपने तहफ़्फ़ुज़ात के? देखिए, हम चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान के लिए ये मुकदमा बेहद अहम है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे इंसाफ होगा, वहाँ पर किसी की सियासी पसंद से फ़ैसला नहीं होगा। और अदालतें जो हैं वो सोशल मीडिया के दबाव से फ़ैसले नहीं देती, अदालतें आइन और कानून के ऊपर फ़ैसले देती हैं और हम अपने मुकदमे को आइन और कानून के दायरे में वहाँ पेश करेंगे। और इसके लिए हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो जो ऑप्शंस हैं उस पर गौर कर रहे हैं और जो भी हमारे कानूनी माहिरीन हमें रास्ता तजवीज़ करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। नहीं, इस बेंच से मुतल्लिक अपने एतराज़ात दाखिल करने को भी कंसिडर कर रही है? देखिए, इस हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानूनी जो आप उसमें शामिल रहे। हाँ, नहीं, देखिए, बहरहाल उसमें शामिल भी रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालात का ताल्लुक हमारी कानूनी हिकमत अमली से है और कानूनी हिकमत अमली को अदालत में ही रखा जाए तो बेहतर है, बजाय ये कि उसको वक्त से पहले अपने मुखालिफ को बताया जाए कि हम क्या करेंगे। तो PM साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो क्या असेंबली डिसॉल्व करना एक पॉलिटिकल ऑप्शन है आपकी जमात के पास, या फिर आप आइन के मुताबिक आपके पास अक्सरियत है, आप नया प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे? आप कह रहे हैं कि अगर हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर नहीं होते, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह वो नहीं होंगे, हमें यकीन है इंशाल्लाह वो नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है। तो आइडियल सिनेरियो हुआ ना, तो हम आइडियल पे ही चलते हैं ना। अभी मफरूज़ों पर हमें बहस नहीं करनी चाहिए। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सुरखरू होंगे
और ये गवर्नमेंट अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करेगी। 2018 में इलेक्शन होंगे। मैं फिर एक बार कहूँगा आपके प्रोग्राम की वसातत से, अगर इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन के हवाले से वाकई तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे तो उन्हें दाएं बाएं चीज़ों में उलझ के वक्त ज़ाय करने की बजाय आना चाहिए, आके इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी में बैठें और फौरी तौर पे अगले इंतखाबात को शफाफ, आज़ाद, मुनसिफाना करने के लिए पैकेज पे इत्तफाक करें ताकि हम उसकी कानून साजी कर सकें। और उसके साथ इलेक्शन कमीशन का भी बहुत होमवर्क है उसमें। आज की तारीख में आपकी जमात जो है वो माइनस नवाज सिनेरियो के बारे में सिरे से सोच ही नहीं रही। देखिए, ना सिर्फ ये कि हम सोच नहीं रहे बल्कि हमारी तारीख का तजुर्बा ये है कि जब भी किसी को माइनस करने की कोशिश की जाती है वो प्लस हो जाता है। तो इसलिए जो लोग माइनस नवाज शरीफ को देख रहे हैं उन्हें प्लस नवाज शरीफ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी, माइनस नवाज शरीफ के लिए सोच रहे हैं, प्लस नवाज शरीफ के लिए तैयार रहना चाहिए, ये क्या है इस पर भी बात होगी। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस ख़त से मुतल्लिक जो कि सी पैक से मुतल्लिक आया है। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से ये ख़त आया है। अगर भारत की तरफ से सी पैक के ख़िलाफ़ ये बदगुमानी फैलाई जा रही है तो क्या इस साजिश की बात नून लीग कर रही है, वो साजिश भारत की तरफ से आ रही है? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहसन साहब, गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त का जिक्र चला जो कि मुबैना तौर पर भारत की जानिब से आया है और कैप्टन सफ्दर साहब ने यह ख़त जमा करवाया है डिप्टी स्पीकर को, इस ख़त में बताया जा रहा है कि सी पैक को नाकाम बनाने के लिए चीन मुखालिफ जज्बात उभारने की कोशिश की गई है। साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि इस खेल का डायरेक्टर मुल्क से बाहर और किरदार मुल्क के अंदर है। तो क्या अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये साजिश जो हो रही है ये भारत की तरफ से हो रही है या कुछ और है? देखिए, इस बात में कोई शुबा नहीं कि सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो हमारे इस खिते की जियो पॉलिटिक्स को जियो इकनॉमिक्स में तब्दील करेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इस खिते के अंदर एक हब बनाएगा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट का और इक्तसादी सरगर्मी का। इस हवाले से हमारे हमसाया मुल्क के जज्बात कभी ढके छुपे नहीं रहे। उन्होंने हर सतह के ऊपर सी पैक की मुखालफत की है। उनके जासूस ने बलूचिस्तान में आके इसे डिसरप्ट करने की कोशिश की है। और चीन पाकिस्तान का वो दोस्त मुल्क है कि जो 70 साल की तारीख में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। अगर आज दुनिया में कोई एक मुल्क है जिसके बारे में हम अंधा एतमाद कर सकते हैं तो वो चीन है। और चीन ने पाकिस्तान का हाथ उस वक्त थामा 2013 के बाद जब दुनिया में कोई $1 सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था। और इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें सरगर्म हैं कि वो सी पैक को कामयाब होने से रोकें। और हमने नहीं, ये जो करंट साजिश है ये भारत कर रहा है क्या? देखिए, इसमें इसकी आप बात कर रहे हैं बार बार, ये ख़त जो है मैंने नहीं देखा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन भारत के जो जज्बात हैं और जो उनके एहसासात हैं सी पैक के हवाले से वो तो कोई ढके छुपे नहीं है। जैसे फौज जब इसकी ऑनरशिप लेती है सी पैक मनसूबे की कि इसको हम तकमील तक पहुंचेगा, कुछ भी हो जाए, तो फिर आपको क्यों ये खौफ है कि सी पैक को नाकाम बनाने के लिए ये साजिश हो रही है? अगर हो रही है तो फौज क्या लाइल में इससे? फौज जो है इसके जो खिलाफ साजिशें हो रही हैं उससे बाखबर है, जो सिक्योरिटी डोमेन में साजिशें हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सी पैक कोई सिक्योरिटी का मंसूबा नहीं है, ये कमर्शियल और इकोनॉमिक मंसूबा है। ये इसकी जो ओनरशिप है वो बिजनेसमैन के पास होगी, इसकी ओनरशिप सिविल गवर्नमेंट के पास होगी। फ़ौज का रोल है कि इसके सिक्योरिटी के जो पहलू हैं उसमें 9000 के करीब हमने फ़ौज रेज़ किया है कि जो चाइनीज़ वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन करे। इसी इन्वेस्टमेंट में शफाफियत की जो बात हो रही है, इसी के लिए की तो एक बुनियादी ज़रूरत है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो और इसमें जो है क्रेडिबिलिटी की जब बात होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर पे जब करप्शन के इल्ज़ामात होंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी क्या ख़राब नहीं होगी? देखिए, दुनिया पाकिस्तान पे एतमाद करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो आपको 9 दर्जे ऊपर ले गई है। सी पैक के तमाम मंसूबे प्राइवेट सेक्टर के हैं, उसमें हुकूमत का रोल कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो है ना एक बेजा करप्शन 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 के जो नारे लगाए जाते हैं, हमारी तारीख भरी हुई है। आप अयूब खान की तकरीर उठा लें, आप ज़ियाउल हक की तकरीर उठा लें, आप मुशर्रफ की तकरीर उठा लें, सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के वो इल्ज़ामात के लगता है एक ही कातबे तकरीर है। खुदा न खास्ता, मैं दोबारा कहूँगा, खुदा न खास्ता ये साजिश कामयाब होने की सूरत में बताएंगे फिर कि कौन था? सबको पता चल जाएगा और इंशाल्लाह ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान ने आगे चलना है, तरक्की करनी है। पाकिस्तान के अदलिया में भी, पाकिस्तान की अफवाज में भी, पाकिस्तान के सियासतदानों में भी वो लोग मौजूद हैं और ये गालिब जज्बा है कि हमने इस मुल्क को आइन के रास्ते पे, इस मुल्क को जमहूरियत के रास्ते पे मुस्तहकम करना है
और हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक पावर बनाना है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर क्या इस वक्त इत्तेफाक व इत्तेहाद है, मुकम्मल तौर पर यूनिटी है? क्योंकि कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि 40, 41, 42 MNAs आपके जो हैं वो अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, वो खोसा साहब की तरफ शायद जाने वाले या किसी और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा जो है इस तरह की इतलात भी आ रही है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो बिल्कुल सारे इस कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, नजर नहीं आए। काबीना के इजलास में गुज़श्ता रोज़ वो थे, लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आई थी कि उनसे मुतल्लिक जो बयानात चले कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतल्लिक कुछ अच्छी बातें की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा यार कि मैंने ऐसी बात कोई नहीं की, वो उन्होंने डिनाई कर दी। जो उनसे मुतल्लिक जो चली थी खबरें एक चैनल पे, कल काबीना के इजलास में था, चौधरी निसार अली उसमें शरीक थे और उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात की। उन्होंने कहा जी मेरी 1985 से रफ़ाकत है और मुझे इस पूरे सियासी सफ़र में जिस चीज़ पे फ़ख्र है वो मेरी वफ़ादारी है और इसके ऊपर किसी को शुबा करने का मौका नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारी काबीना में मुकम्मल तौर पे यकजहती पाई गई। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, उसमें तब सब मुत्तहिद हैं, इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें मुकाबला करना चाहिए। एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए नवाज़ शरीफ साहब को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनकी जड़ें पाकिस्तान में बहुत अवाम के अंदर मकबूल हैं। उनका जो तर्ज़ अमल है, उनकी जो सियासत की जो असूल हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनका एक इकनॉमिक विज़न है, उसके लिए लोगों की उन्हें तायद हासिल है। अगर खुदा ना, अव्वल तो ये डिसइंफॉर्मेशन है कि कोई 10 कोई 20, ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी के दिल के अंदर कोई आता भी है ऐसा ख्याल कि जी मैं शायद इस कश्ती से छलांग लगाऊँ, तो वही डूबेगा, ये कश्ती नहीं डूबेगी। चूँकि इस वक्त जो हमारा सियासी धारा है उसके अंदर अवाम की तमाम नज़रें वज़ीर आज़म के साथ हैं और तायीद वज़ीर आज़म के साथ है, और इसलिए मुझे नहीं लगता या ना मुझे कोई इस किस्म का ख़दशा नज़र आता है कि कोई शख्स इस कश्ती से, इस काफ़िले से बिछड़ने का सोचेगा। आपने देखा कितने बड़े बड़े नाम थे। हम तो मुस्लिम लीग नून के अंदर B और C टीम होते थे, यहाँ कितने बड़े बड़े नाम थे। जो ही वो इस काफ़िले से निकले आज वो नामो निशान खो बैठे हैं। तो फाइनली एक सवाल इस इंटरव्यू के आखिर पे मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा, लोग अवाम जिनमें बड़ी तशवीश है वो बार बार पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लगने वाला? इसका जवाब दे दें प्लीज़, ये क्या होने? नहीं, कुछ नहीं है, इंशाल्लाह होगा। पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। 2018 में इलेक्शन होंगे और उसके बाद नई जो भी लोगों का फ़ैसला होगा और हुकूमत, हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अपनी कारकर्दगी के ऊपर दोबारा इलेक्ट होंगे और पाकिस्तान के उस एजेंडे को मुकम्मल करेंगे जो हमारे सामने इसको एशियन टाइगर बनाने का। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। एहसन इकबाल साहब की बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ भी नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे, वो भरपूर तरीके से उन इल्ज़ामात का दिफा करेंगे जो उन पर लगे हैं। JIT की रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जाएगा जो उसका कॉन्टेंट है सारा। तो आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।